बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नवाए वक्त टुडे में खुशामदीद और सुबह बखैर। मैं हूँ एहतशाम रहमान। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किताब हिदायत से। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान रहम फरमाने वाला है। हम भेज रहे हैं एक ऊँटनी उनकी आजमाइश के लिए, बस ए सालेह अलैहिस्सलाम उनके अंजाम का इंतज़ार करो और सब्र करो, और उन्हें आगाह कर दीजिए कि पानी तकसीम कर दिया गया उनके दरमियान, सब अपनी अपनी बारी पर हाजिर हों। बस समूदियों ने बुलाया अपने एक साथी कज़्ज़ार को, बस उसने वार किया ऊँटनी की कूंचें काट दी, फिर मालूम है कैसा था मेरा अजाब और मेरे डरावे। सूरह अल कमर की आयत नंबर 27 से 30 का तर्जुमा आपके सामने पेश किया गया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने और इसका एहतराम करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज नाज़रीन जुमातुल मुबारक है, 28 ज़िलहज 1432 हिजरी, 25 नवंबर सन 2011। और आज के मौजूद मेहमान का आपसे तारुफ करा देते हैं डिप्टी एडिटर रोजनामा नवाब वक्त मोहतरम जनाब सईद आसिफ साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएं। सईद साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत खुश आमदीद। जनाब, मेहरबानी आपकी। कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह का करम, खैरियत से हैं। और आजकल मेमो साजिश के हवाले से बहुत बातें हो रही हैं और हमारी लीड स्टोरी भी आज इसी हवाले से मियां नवाज शरीफ साहब का बयान है, जो फरमाते हैं कि मेमो साजिश बेनकाब करना चाहता हूँ, वज़ीर आज़म बनने के लिए अदालत नहीं गया नवाज शरीफ। हुसैन हक्कानी का नाम ECL में शामिल किया जाए, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। खदशा है हुसैन हक्कानी मुल्क से बाहर जा सकते हैं या फिर अदालती कार्रवाई मुतासर करने के लिए उन्हें बाहर जाने पर मजबूर किया जा सकता है। मुतालिका हुकाम को हुक्म दिया जाए कि वो उन्हें रोकें। नवाज शरीफ की दरख्वास्त। मुल्क की खातिर सुप्रीम कोर्ट गया हूँ, मेरा इसमें ज़ाती मुफाद नहीं। नौजवानों को नरम शराइत पर कर्जे देंगे, अवाम भीख मांगने वाले हुक्मरानों का मुहासबा करें। येलो कैब स्कीम के तहत खुश नसीब अफराद को चाबियाँ देने की तकरीब से खिताब किया मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने। सही साहब, मेमो साजिश मियाँ साहब फरमाते हैं मैं बेनकाब करना चाहता हूँ, हुसैन हक्कानी साहब को बाहर जाने से रोका जाए। कुछ आप इस पर भी फरमाएगा और ये भी फरमाएगा कि हुसैन हक्कानी साहब हैं कहाँ? हुसैन हक्कानी साहब के बारे में कल एक खबर प्रेस में आ चुकी है कि उन्हें किसी महफूज मुकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। जाहिर है अगर उनके पास इतने ज़्यादा राज है और इस वक्त वो जो है ना इंतहाई अहमियत की हामिल शख्सियत है इस वक्त, क्योंकि डिपेंड करता है उन्हीं पे ऊँट ने किस करवट बैठना है, उनके यानी कि जुम्बश जो ज़ुबान की जुम्बश जो है ना जी, उससे कईयों की तकदीर के फैसले होने हैं, क्योंकि बहुत से राज उनके पेट में भी हैं। सुल्तानी गवाह की हैसियत से वो आएंगे और मुझे लगता है ऐसे ही है कि वो अपनी स्किन बचाने के लिए अल्टीमेटली जो है ना वो सुल्तानी गवाह का किरदार कबूल करेंगे और सारे जो दरूने पर्दा जितने राज उनके सीने में हैं वो सारे बाहर उगलेंगे। जिसने जो किरदार अदा किया इस मीमों के हवाले से, वो यकीनन वो तो आलाकार थे ना, एक इस्तेमाल हुए वो, तो जिसने इस्तेमाल किया किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया ये भी सारा हुसैन हक्कानी के ही बेहतरीन नॉलेज में है। सही साहब, ट्विटर पे तो उनके पैगाम आ रहे हैं, लेकिन क्या समझते हैं कि क्या वो महफूज हाथों में हैं और वर्दी वालों के महफूज हाथों में हैं? इस बारे में कुछ मेरा ख्याल है कहना कबल वक्त है कि वो किन महफूज हाथों में। बहरहाल वो हैं महफूज हाथों में, चाहे वो अपने करम फरमाओं के महफूज हाथों में है, चाहे ऐवान इक़्तिदार की राहदारियों में कहीं उन्हें महफूज किया गया है, लेकिन बहरहाल वो एक इंतहाई अहमियत की हामिल शख्सियत है इस वक्त। और असल बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर साहब मजबूर हुए थे उनसे इस्तीफ़ा लेने पर। सही, वो इसलिए कि जब इन्होंने मीटिंग तलब की ऐवान सदर में और प्राइम मिनिस्टर हाउस में, जिसमें आर्मी चीफ भी मौजूद थे, जनरल पाशा भी थे, तो सारा वहाँ दूध का दूध पानी का पानी उन मीटिंग्स में हुआ। सारे सबूत बाकायदा पेश किए गए। ब्लैकबेरी से उन्होंने मालूमात ली उस कंपनी से, ये जो मैसेजिंग हुई थी, तो वो सारे जब सबूत सामने आ गए तो कोई चारा कार नहीं था, साबित हो गया था कि मामला कहाँ से चला है, कहाँ तक पहुँचा है और किसने चलाया और किसने पहुँचाया है। ठीक, इसलिए गिलानी साहब शायद अपनी स्किन सेव करने के लिए उन्होंने स्केप बोट आप जिसका कहते हैं हुसैन हक्कानी साहब को बनाया और उनसे इस्तीफ़ा लिया। सही, लेकिन अब असल बात जो है ना कि ये इस्तीफ़े तक तो बात नहीं ना रहनी, बात तो आगे चलनी है और आगे कैसे चलनी है, क्या प्रोसीजर है, किस प्रोसेस के तहत इसको आगे चलना है, इसके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब इनका रेजिग्नेशन हुआ तो
उसके बाद उन्होंने कैटेगरिकली एक ऐलान किया था कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाएगी। सही। बाकायदा यानी कि उन्होंने कहा कि हाई लेवल पे एक मुनासिब सतह पे इंक्वायरी होगी, और ये भी ऐलान किया कि जो इस मीमों के हवाले से जिसका नाम सामने आएगा, जिसका किरदार को थोड़ा सा शक व शुबा होगा कि उसका हो सकता है, उसको सफाई का मौका दिया जाएगा। ठीक, ये बाकायदा स्टेटमेंट थी गिलानी साहब की। अब कल जो उन्होंने कौमी असम्बली में खिताब किया है, पहले मैं खबर अगर आपकी इजाज़त तो पढ़ लूँ। जी जी, गिलानी साहब का बयान के हवाले से नाज़रीन आज की सुपर लीड है वक्त की कि नवाज शरीफ शौक पूरा करना चाहते हैं तो कर लें, पूरा मुल्क इंक्वायरी पर लग जाए, हमें खतरा नहीं। गिलानी सुप्रीम कोर्ट जाने में देर कर दी, अपोजिशन का काम बनता नजर नहीं आता। हुसैन हक्कानी के मामले पर हुकूमत और फौज मुत्तहिद हैं, नए सफीर के लिए फौज से क्लियरेंस की जरूरत नहीं थी, हमें कभी खतरा हुआ तो फौज नहीं अवाम के पास जाएंगे। ये कहना है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। ये कहते हैं कि तहकीकाती कमेटी जल्द बनेगी, अफवाहें फैलाने वालों को शर्मिंदगी होगी, अमरीका को खत लिखना होता तो तीसरे शख्स की जरूरत ना थी। खवातीन कॉन्फ्रेंस कौमी असम्बली में खिताब, मीडिया से गुफ्तगू। फिर चौधरी निसार का बयान भी इसी से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि हुसैन हक्कानी से आर्मी चीफ DGISI के दबाव पर इस्तीफा लिया गया। चौधरी निसार कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून का वॉकआउट, मेमो का मामला जाली था तो हुसैन हक्कानी ने इस्तीफा क्यों दिया, इस पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे। वही हम बात कर रहे हैं ना। अब गिलानी साहब ने जिस तरह ऐलान किया है कि कमेटी जल्द बनेगी, ये कमेटी किस सतह पे होगी जी? अदालती सतह पे होगी, पार्लियामेंट्री सतह पे होगी, कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी की सतह पर कोई कमेटी बनाना चाहते हैं, ये बात क्लियर होनी चाहिए ना। और आप देखिए इसमें यानी जो इस वक्त जो पार्टीज़ हैं इस स्कैंडल में, जो फ्रीक है बाकायदा जी, अगर उन्हीं पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाती है तो फिर इंसाफ की क्या तवक्को की जा सकती है उससे, ठीक है ना? बिल्कुल सही। इसलिए पार्लियामेंट तो वैसे ही आप समझे कि कठपुतली का किरदार अदा करती है। उसकी जितनी करारदादें आज तक आई हैं या जितने फैसले हुए हैं, क्या उन पे आज तक अमल दरामद भी हो पाया? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, होता नहीं। लेकिन सही साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या होगा? मियां नवाज शरीफ साहब ने भी दाखिल कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट ने भी आज खुद तो ये कमीशन तश्कील नहीं देना। एक बाकायदा क़वायद ज़वाबित मौजूद है इसमें, जुडिशल कमीशन एक्ट एक बाकायदा है। फिर सुप्रीम कोर्ट रूल्स जो हैं वो इजाज़त नहीं देते चीफ जस्टिस को, इतना इख्तियार नहीं उनके पास कि वो अपने आप किसी मामले की इंक्वायरी के लिए कोई कमीशन तश्कील दे। कमीशन अल्टीमेटली हुकूमत ने तश्कील देना होता है, जो सदर यानी कि वफाक की सतह पे सदर के दस्तखत के साथ जारी होता है, और नीचे जो है सूबों में वो गवर्नर साहब के स्वीट विल होती है जी। तो कमीशन बहरहाल तश्कील देना जिम्मेदारी है हुक्मरानों की। अब अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है, जिस तरह गिलानी साहब फरमाते हैं, तो इसके लिए अब अल्टीमेटली अब इन्होंने ताना दे दिया नवाज शरीफ साहब को, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाने की में देर कर दी, तो आप खुद चले जाते ना। अगर आपकी नीयत साफ़ है, पाक साफ है, आप बिल्कुल ये समझते हैं कि इसमें हुकूमत का कोई हाथ नहीं है, किसी यानी कि इक़्तिदार में बैठी किसी शख्सियत का कोई किरदार इसमें नहीं है, तो आप खुद ही इनिशिएट कर लेते हैं इसको अपने आप ही। एक जुडिशल कमीशन आपने ऐलान भी किया कि मुनासिब सतह पे तहकीकात कराएंगे, तो आप उसी वक्त ऐलान कर देते कि हमने ये कमीशन या कमेटी या जो भी है ये हमने कायम कर दिया, तो ताकि कुछ आगे का पता तो चलता। प्राइम मिनिस्टर साहब ये फरमाते हैं कि हुसैन हक्कानी के मामले पर हुकूमत और फौज मुत्तहिद हैं। ये तो अब मेरा ख्याल है ये तो यानी कि कौम को धोखा देने वाली बात है, और कौम ऐसे मामले में धोखा खाने वाली नहीं है। ठीक, जब एक एक चीज़ खुल के सामने आ रही है, अब मीडिया जितना मुतहर्रिक है, इसके मौजूदगी में तो कोई चीज़ यानी कि कोई बाल तक छुपा नहीं रह सकता। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो इसमें अब ऐसे स्टेटमेंट्स देना मेरा ख्याल है अपना मजाक उड़ाने वाली बात है। ठीक, और बात करते हैं इमरान खान साहब की, और इमरान खान साहब का बयान भी काफ़ी अहमियत का हामिल है नाज़रीन, इसी से रिलेटेड है। मेमो इशू से मुतालिक वो कहते हैं कि बड़ा मुजरिम सदारती ओहदे पर बैठा है, नई सोच आ चुकी, इक़्तिदार की पार्टनरशिप ख़त्म कर देंगे इमरान खान। जरदारी नवाज शरीफ के दिन ख़त्म होने जा रहे हैं, लूट मार का हिसाब हमने लेना है, तब्दीली के सुनामी में सबको शामिल होना पड़ेगा, कराची में फैसला होगा अवाम क्या चाहते हैं। चकवाल में खिताब, गुलाम अब्बास हज़ारों साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शामिल, जलसे में 1 लाख अफराद की शिरकत।
और इसी तरह फजल करीम साहब भी उनका भी बयान है, उन्होंने भी एक जलसा किया है। वो कहते हैं कि सियासत को तिजारत बनाने वाले मुजरिम हैं, निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाकर ही दम लेंगे। और कल एहतजाज भी हुए। लाहौर में जमातुद दावा के ज़ेर तमाम भी एक नासिर बाग तक रैली निकालेगी। जमातुद दावा का आज़ादी चौक से नासिर बाग तक कारवां, हज़ारों अफराद की शिरकत। जिसे भारत पसंद है वहीं चला जाए, ये मुकर्रीन ने कहा। कदालें बेलचे उठाए किसानों, शहरियों की भारत से दोस्ती और तिजारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी, अमन की आशा का एजेंडा नहीं चलने देंगे। अब्दुर्रहमान मक्की साहब का ये बयान। लेकिन सबसे पहले हम इमरान खान साहब के बयान को डिस्कस करेंगे। बड़ा मुजरिम सदारती ओहदे पर बैठा है, क्या सही है? देखिए, इसमें एहतशाम साहब एक जो इम्प्रेशन है इमरान खान के बारे में, जिसका यानी कि उसके खिलाफ एक प्रोपेगेंडा भी किया जा रहा है एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से कि उसके वो उसे सियासत में ला रही और उस किसी और यानी कि ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और तासर ये दिया जा रहा है कि शायद पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्लिम लीग नून के वोट तोड़ने के लिए इस राह पे लगाया है। ये जो बयान है, अब ये तो सीधा सीधा हिट है ना जरदारी, सीधा सीधा यानी कि पीपल्स पार्टी की क़यादत पे, हुकूमती और सियासी क़यादत पे जी। तो इसके बाद के भी क्या हम कहेंगे कि ये किसी यानी पीपल्स पार्टी की किसी साजिश के तहत ये इसमें इंतखाबी सियासत में आए? ऐसी बात नहीं। वो ज़ाहिर एक इमरान खान को जो यानी कि हौसला मिला है इस तरह अपने आप को लाइमलाइट में लाने का, वो एक अवाम का जो रद्द-ए-अमल उन्होंने देखा और अवाम का रद्द-ए-अमल जो है वो मीडिया के जरिए ज़ाहिर है सबके सामने। आप समझते हैं सही साहब कि जो एस्टेब्लिशमेंट के इल्ज़ाम लगाए जाए, एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात के इल्ज़ाम लगाए जाए, वो गलत है? देखिए, मेरा ख्याल इस्टेब्लिशमेंट के अपने मकासद तो हो सकते हैं, वो तो लगे रहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, इसलिए मैं नहीं कह सकता। अगर यानी कि इमरान खान किसी भोलपन में एस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वो उनके मकासद पूरे कर रहे हैं तो ये अलग मामला है, लेकिन अपने तौर पे मैं नहीं समझता कि इमरान खान नियतन इरादतन इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठकर इस राह पे लगे होंगे, ये ऐसी बात नहीं। मतलब उनकी नीयत नहीं है ऐसी। लेकिन लाहौर के जलसे में आपने भी यकीनन मुलाहिजा फरमाया होगा, गौर किया होगा एक एक लफ्ज़ पर। हाँ। जो उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से एक नुक्ता नज़र दिया कि अमेरिका समेत भारत से ताल्लुकात वो चाहते हैं, लेकिन फिर अमेरिकी सफीर कैमरन मंटर से मुलाकात, लेकिन उससे पहले जो ड्रोन अटैक्स, फिर उनके खिलाफ धरने और फिर जमायमा की पाकिस्तान आमद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। अब देखो जितने इश्यूज हैं इस वक्त दरपेश पाकिस्तान को, हमारी सियासत को, हमारी मईशत को, हमारी सालमियत को, उन सब पे मेरा ख्याल है किसी और सियासी कायद की इतनी वाज़ेह पॉलिसी नहीं है जितनी इमरान खान की नज़र आती है हमें। उसने तो बाकायदा लाहौर के जलसे में एक किस्म का मंशूर था, उसका पार्टी मंशूर था जो उसने ऐलान किया था, तो क्लैरिटी जो है माइंड में उसके बिल्कुल मौजूद है। इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि अगर मैं कोई उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, बहरहाल एक जज्बात हैं, एक अवामी जो एक सोच है, तब्दीली की जो एक सोच है, उसमें अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता नज़र आ रहा है जिसमें तब्दीली की कोई बुनियाद रखी जा सकती है और ये जो सियासत के बुजुर्ग महर हैं जिनकी वजह से ना अवाम को कुछ हासिल हुआ ना मुल्क की कोई खिदमत हुई, अगर इनसे खलासी मिल जाती है किसी तब्दीली की सूरत में तो मेरा ख्याल है। लेकिन यकीनन अवाम में मकबूलियत बढ़ती जा रही है इमरान खान साहब की, इसमें कोई शक नहीं है। अभी देखिए कल का जो जलसा है उसमें कल चकवाल का जो जलसा, चकवाल को इतना बड़ा शहर तो नहीं है ना, अब जिस अंदाज में लोगों ने जिस जज्बे के साथ उस जलसे में शिरकत की, अब देखिए मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए, ये एक इनका अपनी पार्टियों का काम है। चकवाल की तो एक तारीखी हैसियत भी है, तारीखी अहमियत भी है। डेफिनेट मुस्लिम लीग का गढ़ इस हवाले से माजी में रहा है कि वो मजीद मलक साहब जो कल परसों शामिल हुए वापस आए मुस्लिम लीग नून में, ये उनका हल्का है। तो अब फैसलाबाद के जलसा आप देख लीजिए, उसमें खुद इन्होंने कहा कि 70,000 कुर्सियाँ हमने रखी थी। जिस पंडाल में कुर्सियां होती हैं वो जलसा मेरा ख्याल है वो पब्लिक जलसा नहीं होता, वो कुर्सियों वाला जो जलसा है उसमें वो अवामी जोशो खरोश नहीं होता। यही बात इमरान खान, मैंने यहाँ वक्त के एक प्रोग्राम में भी कही थी जब ये कुर्सियों का मुआजना हो रहा था, तो लाहौर का जो इमरान का जलसा है उसमें जोशो खरोश देखे, लोग खड़े हुए थे, कुर्सियों पर बैठे हुए नहीं थे। इसी तरह कल का चकवाल का जो जलसा है उसमें भी आपको लोग खड़े हुए नजर आए हैं, कुर्सियों पर बैठे हुए नजर नहीं। ठीक है, तो ये जो अवामी एक जोश है
ये मेरा ख्याल है इसके पेश नज़र ही अगर हमारे कायदीन जो है जो एक मुकाबलेबाजी की और पॉइंट स्कोरिंग की जो सियासत कर रहे हैं, हकीकत पसंदाना सोच, मेरा ख्याल है हक़ाइक़ को तस्लीम सही साहब, करना एक चाहिए। और भी अहम सवाल ये है कि क्या इमरान खान साहब MQM को भी इतना ही टफ टाइम दे सकेंगे जितना उन्होंने पंजाब लाहौर में मुस्लिम लीग नून को दिया है, और पीपल्स पार्टी के खिलाफ बयान देने के बाद अब वो किसान है 25 दिसंबर को आप समझते हैं कराची में फैसला हो जाएगा? मैं बात करना चाहता हूँ, ये भी गलतफहमी मेरा ख्याल है दूर हो जाएगी। जिस तरह इमरान खान को इधर पहले एस्टैब्लिशमेंट के साथ ब्रैकेट किया, इसी तरह MQM के हवाले से कि शायद कोई सॉफ्ट कॉर्नर है इसका MQM के साथ, मेरा ख्याल है ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी 25 दिसंबर को। और MQM वाले बहुत समझदार हैं, उन्होंने पहले से ही पेशबंदी कर ली। उन्होंने मुल्तान में 22 दिसंबर को जलसा रखा है, सही, यानी कि इसका बताने के लिए जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने उसमें किया था। उसमें देखे ना दो मकासद है। अब शाह महमूद कुरैशी जो है वो अभी गो में है, इधर जाना है उधर जाना है। शाह महमूद साहब को भी कहा जा रहा है कि कौमी शाहराह पर जलसे की इजाजत नहीं देंगे, सिंध हुकूमत ये कह रही है। हाँ, शाह बिल्कुल। महमूद साहब ने कहा उन्होंने घोटकी करेंगे, जरूर करेंगे जलसा। 27 को घोटकी में उन्होंने ऐलान ऑलरेडी कर रखा है कि उन्होंने वहाँ अपने सियासी मुस्तकबिल का वो ऐलान करेंगे अपने जलसे में। तो उसमें अभी उन्होंने शाह महमूद ने अभी ये तय नहीं किया कि उसने जाना है नून के साथ जाना है या इमरान खान के साथ जाना है, लेकिन MQM ने पहले से पेशबंदी कर ली। ये पेशबंदी शाह महमूद के लिए भी है MQM की कि वो मुल्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और मुल्तान में उन्होंने जलसा रखा है कि अगर शाह महमूद घोटकी में ऐलान कर दे तहरीक इंसाफ में शमूलियत का और उसके बाद 25 दिसंबर को तहरीक इंसाफ के जलसे में शामिल हो मज़ार कायद पर, तो फिर शाह महमूद को यहाँ बताया जाए कि हम भी मौजूद हैं पंजाब में। अब देखें इतने कामयाब हो पाते हैं या नहीं, लेकिन एक स्ट्रेटजी तो उन्होंने इख्तियार कर ली है ना। बिल्कुल स्ट्रेटजी इख्तियार किया, और स्ट्रेटजी एक जुल्फकार मिर्जा साहब ने भी इख्तियार की है, जो वो तो जाहिर है, वो तो 2 ब्रीफकेस लेकर गए हुए हैं। छोटी सी खबर शामिल करें, इस पर डिस्कस कर लेते हैं कि फहमीदा मिर्जा भी लंदन पहुंच के स्पीकर साहिबा के कहने पर रुकने वाला नहीं हूँ। जुल्फकार मिर्जा कहते हैं कि जुल्फकार मिर्जा ने बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को इमरान फारूक केस से मुतालिक दस्तावेज़ात दे दी। साबिक वज़ीर दाखिला सिंध ने डेविड कैमरॉन को लॉर्ड नज़ीर की जानिब से लिखा गया खत भी पेश कर दिया गया। फिर एक और खबर है कि इमरान फारूक कत्ल केस में पाकिस्तान से कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने यह कह दिया है। फिर ये भी कहते हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। बरतानवी पुलिस चीफ कमिश्नर ने 2 अफराद की गिरफ्तारी का गलत बयान दिया था थेरेसा में। अपने बयान पर कायम हूँ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, एजेंसियों ने तहकीकात कर ली। रहमान मलिक, क्या ये तमाम मामला और जुल्फकार मिर्जा साहब का लंदन मिशन भी MQM के लिए एक होलनाक ख्वाब बन चुका है? सारा कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश है। ये बरतानवी वज़ीर दाखिला साहिबा जो कल इस्लामाबाद में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस साहब से भी मुलाकात की उन्होंने, जी प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, मैंने खुद वो सुनी है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके ये अल्फाज बिल्कुल नहीं थे जो ये प्रेस में कि कोई गिरफ्तारी। उनका ये था कि मेरे इल्म में नहीं है, अगर कोई गिरफ्तारी हुई तो ये स्कॉटलैंड वो जो तहकीक कर रही, जो तफ्तीश कर रही, जो स्कॉटलैंड यार्ड की पुलिस जो है एजेंसी जो है उसके ही मेरे इल्म में नहीं है, और इस बारे में वही जानते हैं बेहतर जो इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं। इसमें और इस जो छपी है खबर, इसमें कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। राइट, ये बाकायदा एक यानी कि मनोवर करके मैनेज करके ऐसा तासर पहले भी ऐसा हुआ था जब गिरफ्तारी की इतलात आई तो उसके बाद इल्ताफ भाई को खुद मंजर-ए-आम पे आना पड़ा। ऐसी बातें भी थी कि वो कहीं हॉस्पिटल में है या पता नहीं क्या, कहीं कैद किए गए हैं, तो उसके बाद वो तासर ज़ायल करने के लिए उन्हें बड़ी एफर्ट करनी पड़ी। उसके बाद फिर जब ये जो पुलिस कमिश्नर था बरतानिया का, उसने जब स्टेट में, अब जो बंदा खुद तफ्तीश कर रहा है उससे ज़्यादा बेहतर तो किसी को पता नहीं ना होगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर वो खुद कह रहा है कि बंदे गिरफ्तार हुए थे, इसने भी ये कहा है, ये बरतानवी वज़ीर दाखिला ने भी इसने भी ये कहा है कि जब ये ऐसी इतलात आई थी गिरफ्तारी की तो हमने पाकिस्तान से रब्ता किया था कि क्या ये इतलात दुरुस्त है। ठीक है ना, सही। इसमें और उसमें कितना फर्क है अगर ये उसके मुंह में डाल के ये कहा जाए कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और रहमान मलिक साहब बार-बार तर्दीद करते रहते हैं। बस ऐसी बात ही है ना। तो ये बातें मेरा ख्याल है कोई ढकी छुपी नहीं रहने वाली। मिर्जा साहिबा को किसके हुक्म पर भेजा गया, वो किसके हुक्म पर गई हैं? क्या जुल्फकार मिर्जा साहब को थोड़ा सा रोकने के लिए गई हैं? देखें जी, फहमीदा मिर्जा जाहिर है लाइफ पार्टनर हैं उनकी, मिर्जा साहब की। हमारे मिर्जा साहिबा का जो किरदार है, मैं तो नहीं कहूँगा कि ये फहमीदा जो साहिबा का किरदार अदा करेंगी अपने मिर्जा के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है कुछ दाल में काला तो है।
ठीक। अगर वो उन्होंने भी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने भी कल यही कहा है कि मैं अपनी बेगम के साथ यहाँ जो है ना, ये इस मिशन से हटूंगा नहीं, बल्कि मेरी बेगम मेरे साथ होंगी, ये कल उन्होंने ऐलान किया बाकायदा। राइट। तो इसमें जाहिर है जो मामलात उनके नॉलेज में हैं, जो 2 ब्रीफ केस लेकर वो गए हैं, पूरे सबूत लेकर गए हैं, तो वो कोई ऐसे तो नहीं चले। और अब तो वो बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को भी उन्होंने पेश कर दिए हैं। जी जाहिर है, हवा में तो वो बातें नहीं कर रहे, कुछ ना कुछ है। और जिस शख्स कुरान पाक पर हाथ रखकर गवाही दे, बहुत बड़ी गवाही होती है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे सबूत होंगे। राइट, एक और खबर शामिल कर जाएंगे, फिर हमें ब्रेक में जाना है। चीफ साहब का बयान कि ये किसी और की जरूरत थी जिसे सदर बनना था। बेनज़ीर ने खुद कहा एनआरओ से उन्हें दिलचस्पी नहीं, मुशर्रफ इसे लाना चाहते थे। चीफ जस्टिस इसे बेनज़ीर से नथी ना करें, उन्होंने डील की ना झुकी। बेनज़ीर ने खुद लिखा एनआरओ मुशर्रफ की मजबूरी थी, क्या गिलानी और रहमान मलिक फ़ायदा ना उठा सकते थे? वफाक बदबूदार कानून की हिमायत ना करे। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी। एनआरओ नज़रसानी केस पर भी बात होगी, लेकिन पहले वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप हैं वक्त के साथ। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वक्त के साथ रहिए। शदीद धुंध के बायस लाहौर और पेशावर में मोटरवे को बंद कर दिया गया। कराची में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। खवातीन पर तशद्दुद के खिलाफ आगाही का आलमी दिन आज है। और बैरूनी ताकतें इंतशार फैलाना चाहती हैं, यह कहना है सऊदी वजारत दाखिला का। दुबई वक्त टुडे में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। हमारा नंबर है 0423631269। आप कॉल कर सकते हैं, मोहतरम सईद आसिफ साहब से बात भी कर सकते हैं। सईद साहब, जनरल कियानी साहब का एक बयान पाक चीन ताल्लुकात के हवाले से, फौजी ताल्लुकात किसी के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान चीन दोस्ती लाजवाल स्ट्रेटेजिक ताउन खित्ते के लिए बहुत अहम है। जनरल कियानी, पाकिस्तान को चीन की सलामती बहुत अजीज है। ईस्ट तुर्कमानिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के खिलाफ चीन से ताउन किया, खुफिया मालूमात का तबादला जारी है। मुश्तरका मशक़ें ताल्लुकात में मजबूती का बायस बनेंगी। चीनी डिप्टी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ और ताल्लुकात जारहियत पर मबनी नहीं, जनरल कुदवाई। पाक चीन मशक़ें भी जारी हैं और फिर एक तरफ पसंदीदा तरीन मुल्क भारत। किस तरह से देख रहे हैं इन ताल्लुकात को? देखिए एहतशाम साहब, मेरा ख्याल है इस खित्ते में हमारा अगर कोई मुखलिस दोस्त है तो वो सिर्फ चीन है। बेशक, जिसने आज तक जितने भी हम पे उफ्तादें टूटी, जितने भी अजाब नाजल हुए, चाहे कुदरती हों जी, चाहे किसी की जंग की सूरत में मुसरत करदा हो, तो उसमें अगर हमें सहारा, हमें कंधा दिया है तो वो चाइना ही था। बिल्कुल सही। जिसकी दोस्ती कहते हैं ना, वो हिमालय के पहाड़ों से बुलंद और शहद से मीठी है। और ये वाकई, ये कहने की बात नहीं, ये हकीकत ऐसी है। सही, बिल्कुल ऐसे ही जज्बात हैं उनके। और उनके ज़ाहिर एक जो स्ट्रेटजी है इस खित्ते में, अब अगर यहाँ खुशहाली लानी है, अमन व आश्ती के साथ सब ने रहना है, तो उस स्ट्रेटजी में चाइना का जो किरदार है, वो जो देख रहा है आगे, जिस प्रोस्पेक्टस में अब जो मामला सारे नज़र आ रहे हैं, जिसा अमेरिका इंडिया साजिश करके
यहाँ अपनी बालादस्ती कायम करना चाहते हैं और इस मकसद के लिए अमेरिका इंडिया को थानेदार बनाना चाहता है इस इलाके का, तो उसमें यकीनन चीन को अपने लिए थोड़ा सा ख़तरा महसूस होता है। ठीक। तो जब ये बात होती है, एक जब सलामती का सवाल होता है, तो फिर एक फितरी इत्तेहादी, आप जिसका कह लें पाकिस्तान और चीन, वो फिर फितरी इत्तेहादी बनते हैं। दुश्मन उनका मुश्तरका है, तो मुश्तरका दुश्मन के खिलाफ अगर कोई हिकमत अमली तय करनी है तो वो मेरा ख्याल है पाकिस्तान चीन मिलकर बेहतरीन हिकमत अमली तय कर सकते हैं। राइट, बिल्कुल सही फरमाया। और सही साहब, पहले कॉलर हम शामिल करना चाहेंगे आपकी इजाज़त से। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम। सलाम सर, मिजाज कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फरमाइएगा। सर बात ये है कि हमारे पास इंकिलाब तब आएगा जब उस असेंबली के अंदर मजीद निजामी होगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान होगा, अदीब रिजवी होगा, इशफाक खोसा होगा, जस्टिस नासिर असलम जाहिद होगा। लेकिन ये तब्दीली कैसे आएगी? हमारा पूरा सिस्टम जागीरदारों और सरमायादारों और चौधरियों के पास है। आप शाह महमूद कुरैशी की बात करें, शाह महमूद के लिए तहरीक इंसाफ के भी दरवाजे खुले हुए हैं और उनके भी दरवाजे खुले हुए हैं। हैरत अंगेज बात यह है कि 1857 के अंदर जब जंग आजादी चली थी तो इनके वालिद, जिनका नाम शाह महमूद था, वो अंग्रेज का साथ दे रहे थे। और यही जो चौधरी आपके इलेक्शन में इलेक्ट होके आते हैं जी, तमाम के तमाम चौधरी एहतशाम भाई, इनके जो बाप दादा थे जंग आजादी के मुजाहिदों के मुखबर थे, जिनकी वजह से इनको जागीरें और जमीनें मिली। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो पार्टी मुतनासिब नुमाइंदगी पर इलेक्शन होने चाहिए। मैंने बार बार ये कहा है, लोग पार्टी को वोट दें, उसके बाद पार्टी बड़े अच्छे आला किरदार के बंदे सिलेक्ट करे। थैंक यू वेरी मच जी ख्वाजा अंजुम साहब। एक और कॉलर शामिल करते हैं, फिर बात भी करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन साहब कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। तारिक साहब? शाहिद बोल रहा हूँ लाहौर से जी। शाहिद साहब फरमाइएगा जी। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करने की जो कोशिश है वो इंसान को बाज़ औक़ात अपने मुकाम से नीचे ले आती है। अब अपने इर्द गिर्द करप्ट लोगों का और दूसरी पार्टियों से खारिज शुदा लोगों का हजूम इकट्ठा करके इमरान खान शायद इक़्तिदार तो हासिल कर ले, लेकिन अपने असल मकासद से वो दूर होता चला जाएगा। कराची में 25 दिसंबर को जो जलसा करने का रखते हैं इरादा, ये भी MQM से कंप्रोमाइज किए बगैर मुमकिन नहीं है। और वैसे भी इमरान को कराची में जलसा करने के लिए अपनी जो है ना अपनी जान की हिफाजत का भी थोड़ा बहुत ख्याल रखना चाहिए। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी शाहिद साहब, आपने कॉल की। और सबसे पहली कॉलर जो हमारे कॉलर थे ख्वाजा अंजुम साहब, तब्दीली कैसे आएगी? और मजीद निजामी साहब का भी नाम लिया है, उनकी एक अच्छे नेक साले लोगों को आगे आना चाहिए। उनका था एक दर्दमंदी का एहसास। जाहिर है हर मुल्क का हर जो मुहिब वतन शहरी जिसको फिक्र है मुल्क की सलामती की, अवाम की बेहतरी की, उसकी सोच तो यही है कि अच्छे लोग आएँ तब ही मुल्क की हालत बेहतर हो सकती है। लेकिन इसमें शाह साहब बात यह है कि हर एक का अपना अपना फील्ड होता है, और जिसका जो फील्ड है उसमें रहकर जो वो अपनी बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकता है, मेरे ख्याल उससे बेहतर कोई और काम नहीं। अब इन्होंने निजामी साहब की बात की तो ये सोच की हद तक तो यकीनन ठीक है, लेकिन जो निजामी साहब का जो स्टेटस है, जो इस वक्त सोसाइटी में जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं, मेरा ख्याल है वो किरदार ही उनका एक मुल्क की इस्लाह के लिए, हुक्मरानों की इस्लाह के लिए, मेरा ख्याल है वो किरदार अपनी जगह पे बहुत मुनासिब है। ठीक। और मैं इनको बताता चलूँ कि निजामी साहब एक बार मिलने गए जनरल मुशर्रफ को, तो मुशर्रफ ने बड़े यानी कि उनकी तल्ख लहजे से ज़िच होकर उन्होंने कहा कि आप मेरी जगह पर होते तो क्या करते? तो निजामी साहब ने फ़ौरन जवाब दिया कि मैं आपकी जगह पर होता ही क्यों, और आप भी इस जगह पर क्यों होते? सही। ना आपकी ये जगह है ना मेरी ये जगह है। ठीक, बिल्कुल सही। आप जिस जगह पर आपको होना चाहिए था आप वहाँ होते तो ये मसाइल पैदा ना होते। बिल्कुल। इसलिए जो जिसकी जगह है उस पर रहकर वो जो खिदमत अदा कर सकता है, मेरा ख्याल है वही बेहतरीन खिदमत है। और जो अपने इख्तियार से तजावुज़ करता है, जब तजावुज़ होना शुरू होता है तो वहीं से खराबियों की बुनियाद रखी जाती है। बिल्कुल सही फरमाया। रियाज साहब की कॉल शामिल करते हैं लाहौर से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। रियाज खाकी कर रहे हैं जनाब लाहौर तो। फरमाइएगा। राशिद साहब से जरा बात करनी थी। जी 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 बिल्कुल खाकी साहब फरमाइए आप। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम खाकी साहब, आप माशाल्लाह खुशी हुई आपकी आवाज़ सुन के। अल्लाह आपको खुश रखे जनाब, आपको इसी तरह हम देखते रहें। बहुत मेहरबानी और आप सलामत रहें। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान आज जिस नहज पर पहुंच चुका है जी, दिल खून के आंसू होता है। खुदा शायद है कि जिंदगी अजाब बन गई है और जीना मुहाल हो गया है।
इन बदबख्तों को समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। ये जो कुछ इस वक्त मुल्क में हो रहा है, ये हमारे लिए तो, और खास तौर पर आप जैसे मुहब्बे वतन लोगों के लिए ये मजाक बन गया है। जी, बहुत शुक्रिया यार साहब, आपने लाहौर से कॉल किया। अभी हम सईद आसिफ साहब से बात करते हैं। तारिक साहब ये फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, 25 साल से तकरीबन ये नून लीग वाले लगे हुए हैं, सियासत में आए हुए हैं, और 40 साल से पीपल्स पार्टी है। अब ये देखें 25 साल से ये पुलिस का निज़ाम नहीं सही कर सके। इमरान खान का मुकाबला किसी सूरत नहीं कर सकेंगे, वो सच्चा आदमी है। सब सारी दुनिया जहाँ चले जाए अब इमरान खान का नाम है। ये तो देखें अब जलसे में भी इन्होंने पूरी नकल उतारी फैसलाबाद में, पूरा स्टेज उसी तरह सजाया, फिर कौमी तराना सुनाया गया। पहले उन्हें बातें करते थे ये म्यूजिक कंसर्ट हो रहा है। ये तो बिल्कुल बुखला गए, इन्हें समझ नहीं आ रही है वो हो क्या रहा है। चलें ठीक, थैंक यू वेरी मच जी तारिक साहब, आपने फैसलाबाद से बात की। और 3 कॉलर्स ने जो बात की है वो निज़ाम के वजह से बात की है, इमरान खान साहब के वजह से बात की है। एक नया ट्रेंड उन्होंने सेट कर दिया जलसों में भी। फिर एक कॉलर ने तशवीश जाहिर की शाह साहब ने लाहौर से कि MQM से कंप्रोमाइज़ किए बगैर इमरान खान साहब कराची में जलसा नहीं कर सकते क्योंकि MQM का होल्ड है वहाँ पर। ये बात तो मैं शायद पहले, और उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। ये उन्होंने एक यानी कि पहले एक नाकद का किरदार अदा करके फिर उनके लिए एक अच्छे जज्बात का इजहार किया उन्होंने। अच्छी बात है, यानी कि जान की हिफाजत बिल्कुल बिल्कुल अव्वलीन फ़र्ज़ है हर इंसान के लिए, और ये बुनियादी ज़िम्मेदारी तो स्टेट की है कि उस हर शहरी के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की जो ज़िम्मेदारी है वो स्टेट पर आयद होती है। अगर स्टेट अपनी ये ज़िम्मेदारी दयानतदारी के साथ अदा करे तो मेरा ख्याल है किसी शहरी के लिए किसी जगह पर जाने में भी कोई खौफ व खतर नहीं है। बिल्कुल सही फरमाया। और आखिरी कॉलर आज के प्रोग्राम के तौफीक साहब विहाड़ी से हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम तौफीक साहब। वालेकुम सलाम। आसिफ साहब से मेरी आप ये अर्ज करनी थी कि आप मीडिया वाले तो इंकलाब ला के रहेंगे। बात हमारी ये है कि हमारे जो विहाड़ी में MLA के अपना इमरान साहब ने बनाए हैं ना, जो डिवीजन के सदर नूर खान बाबा साहब जी, वो वैध विहाड़ी के सियासतदान है जिनको करप्शन में 7 साल उनके भाई को सजा हुई है। विहाड़ी के एक ही खानदान है और उनको उनके बेटे को उन्होंने सेक्रेटरी इतलात बनाया इधर, और वो मुल्तान डिवीजन के सदर हैं इधर, और उनको बनाया। उन्होंने 9 अरब रुपये एक 5 स्टार होटल का कर्जा लिया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। ये बात इनकी बिल्कुल बिल्कुल बजा बात है। क्या इज़हार कर रहे हैं कि वो पुराने छोटे सिक्के जो दोबारा आ रहे हैं, क्या इस तरह से इंकलाब आएगा? देखिए वो लोग तो खुद आ रहे हैं ना इमरान के पास, इमरान खुद तो नहीं उन्हें ले रहा। लेकिन क्या क्राइटेरिया इमरान साहब ने रखा है कि किस तरह से वो छाननी क्या है? जी वो छाननी वो जाहिर के आएंगे और वो जाहिर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी यही कहा था कि जब सफाई का अमल शुरू होता है ना, गंद साफ करने का अमल शुरू होता है तो थोड़ा बहुत कचरा रह जाता है पीछे, ये हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर हमने मुकम्मल सफाई करनी तो उसके बाद जाहिर है जब झाड़ू फिरता रहेगा तो फिर मुकम्मल सफाई होगी। तो अभी से अगर हम ये तवक्को बांध कर बैठ जाए कि सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो जाए, सब कुछ ऐसे शफाफ अंदाज में बना हुआ हमें मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं। हमारी सोसाइटी में जो करप्शन कल्चर जिस तरह परिवेल कर चुका है हमारी इस सोसाइटी में बन चुका है, जो उससे आहिस्ता आहिस्ता ही खलासी पा सकेंगे हम। एकदम जो है ना वो जिसका वो कहते हैं ना कि अगर किसी को दबाएंगे आप तो वो टूट जाएगा, राइट, ठीक है ना। तो ये तोड़ने की बजाय हमें थोड़ा सा अगर लचक के साथ ये लचक इख्तियार करना मजबूरी होती है। तो इसमें रहकर अगर हम एक प्रोसेस शुरू करें यानी कि गन साफ करने का, तो उसमें पॉसिबल है कामयाबी। रियाज साहब ने जो लाहौर से कॉल की, उन्होंने कहा कि दिल खून के आंसू रो रहे हैं, जिंदगी जो एक आम शख्स की। रियाज खाकी साहब बहुत 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 पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, बहुत पुराने, और इनकी जो खिदमात हैं ये अब बेचारे गोशा नशीन है। ये मुझे तो आज खुशी हुई उनकी आवाज़ सुन के, बहुत अरसे से ये गोशा नशीन है। तो ऐसे जो मुखलिस और संजीदा कारकुन जो पार्टियों के, ये इसमें खाकसाद तहरीक के ये थे यहाँ लाहौर में, अब पता नहीं उस पार्टी में भी है या नहीं, लेकिन जो दर्दमंदी जिस यानी कि फ़िक्रमंदी के साथ उन्होंने अपने जज्बात का इजहार किया, यही पूरी कौम की एक सोच इस वक्त डेवलप हो चुकी है। हर आदमी फ़िक्रमंद है अपने लिए ही नहीं, मुल्क की सलामती। हर मुहिब वतन जो है वो यही सोच रखता है कि पाकिस्तान किस तरह से बचेगा, किस तरह से पाकिस्तान को बचाया जाए, और चोरों लुटेरों डाकुओं से किस तरह से मुल्क के दुश्मनों से पाकिस्तान को महफूज रखा जाए। सही बात है, ये तो है जाहिर है। इसमें अब जाहिर है अगर अवाम को
कौम को उम्मीद की कोई किरण किसी की लीडरशिप के हवाले से नज़र आ रही, तो हम उसको भी अगर क्रिटिसाइज करके मायूस करेंगे तो आगे का हमें कोई, मेरा ख्याल है, फिर मुस्तकबिल की हमें कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। सही। अब देखिए, ये कहते हैं कि फलां पार्टियों के गंदे लोग निकल के उधर आ रहे हैं, अगर यही गंदे लोग उन पार्टियों में मौजूद हैं तो फिर ठीक है, अगर इधर आ जाए तो फिर नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले कबूल है। ये क्या, देखिए इस्लाह भी तो हो सकती है ना, इस्लाह हो सकती है और अल्लाह ताला गुनाह माफ करने वाले भी, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और क्या अभी से तय कर लें हम कि जो इमरान खान के साथ शामिल हो रहे हैं उन्हीं को पार्टी टिकट मिलेगा? मेरा ख्याल ये बात भी नहीं होगी। इमरान ने मेरा ख्याल ऐलान भी किया हुआ है कि उन्होंने एक जो कमेटी दूसरों के लिए बनाई है कि उनके असासों की छानबीन होगी, वो उनकी पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं उनके असासों की भी हुई कमेटी छानबीन करेगी और उसके बाद ही फिर आगे का उनका फैसला होगा। ठीक है, हम तमाम कॉलर्स के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इसके प्रोग्राम में कॉल्स की और सईद आसिफ साहब मोहतरम ने उनका जवाब भी दिया। बढ़ते हैं आज के नवाए वक्त कॉलम की जानिब। आज का कॉलम फ़िक्र ख्याल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल कयूम साहब का कॉलम हमने मुंतखब किया है। इन्होंने लिखा है, आज अमेरिका में सफ़ीर की तब्दीली। लिखते हैं कि सफारतकारी या डिप्लोमेसी दरअसल लातीनी ज़ुबान का एक लफ्ज़ है जिसका ताल्लुक बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को सुधारने से है। इसके लिए तरबियत याफ्ता पेशावर सरकारी ऑफिसर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको सफारतकार कहा जाता है। आखिरी लाइन जिन्होंने लिखी हैं कि नई नामजद सफ़ीर मोहतरमा शेरी रहमान एक अच्छा इंतखाब तो ज़रूर हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होता कि अगर पाकिस्तान की तारीख़ के इस मुश्किल तरीन दौर में हम दुनिया के अमरीका जैसे अहम तरीन मुल्क में एक ऐसा कैरियर सफ़ीर लगाते जिसकी ये ख्वाहिश होती कि अच्छी कारकर्दगी की बिना पर वो सेक्रेटरी खारजा अमूर के ओहदे पर तरक्की पा सकता है, और साथ ही उसको ये डर भी होता कि कोई भी घनौनी कोताही ना सिर्फ उसकी कई अशरों की नौकरी पर पानी फेर सकती है बल्कि मुलाजमत से बर्खास्तगी उसको पेंशन से महरूम करके एक भिखारी भी बना सकती है। गैर पेशावर और खुसूसन गैर ममालिक में रहने वाले सफारतकारों को ये खौफ नहीं होता। इस पर हम राय लेना चाहेंगे सईद आसिफ साहब से। सईद आसिफ साहब, एक और इल्ज़ाम है हुकूमत पर कि जब भी किसी को फारिग किया जाता है उसके बाद ख़वातीन को आगे कर दिया जाता है। अब भी शेरी रहमान साहिबा को अमेरिका में ख़वातीन की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान की सफ़ीर नामज़द कर, शेरी हमारी कम्यूनिटी से हैं, इस हवाले से हमें कुछ थोड़ा सा मुतमिन रहना चाहिए कि हुसैन हक़ानी साहब भी तो हमारी कम्युनिटी से थे। बिल्कुल, हुसैन हक़ानी भी हमारी कम्यूनिटी से थे, अताउल्लाह कासमी साहब सफ़ीर थे, वो भी हमारी कम्यूनिटी से थे। तो लेकिन बहरहाल जो मेरिट की बात है, जिस तरह जनरल कयूम साहब ने एक जो यानी कि जो मेयार बताया है कि सफ़ीर का मेयार क्या होना चाहिए, ये यकीनन उस मेयार पे पूरा नहीं उतरती। ये ज़ाहिर एक सियासी बेस पे इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। जिस तरह हुसैन हक़ानी ने मनोवर करके जरदारी साहब की कुर्बत हासिल की और इस मनसब तक पहुँचे। पहले भी ज़ाहिर पीपल्स पार्टी के पहले दौर इक़्तिदार में भी वो श्रीलंका के सफ़ीर रहे थे, यहाँ हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन भी रहे। तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ भी, मियां नवाज शरीफ साहब के स्पेशल असिस्टेंट थे वो 88 में। तो बहरहाल ये एक यानी कि एक आदमी का ज़ाती किरदार होता है, नहीं हमें उछालना चाहिए किसी के ज़ाती किरदार को। ये मौसर तो बिल्कुल साबित नहीं होगी। अब देखिए, यानी कि इन्होंने ऐलान किया नामजद होते ही कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगी। अब इनकी अपनी जो NGO है वो अमेरिका के फंड पे चलती है। सही। तो ये कैसे हम कह सकते हैं कि ये इतनी जाके वहाँ इतनी दलेर शेर बन जाएंगी वो कि अमेरिका को आंखें दिखाएंगी और कहेंगी कि मैं आपकी डिक्टेशन नहीं लूँगी। यहाँ तो आप देखें हमारी हुकूमतें जो IMF के कर्जे लेने के लिए कितनी कितनी कड़ी शराइत उन्होंने कबूल की हुई हैं, इसकी जो अपनी NGO चल ही अमेरिका के फंड पे रही है। ठीक। तो ये कैसे जुर्रत कर सकती हैं वहाँ अपने यानी कि माफिया ज़मीर के मुताबिक। पाकिस्तान में क्राइटेरिया कोई नहीं है, किसी को भी सफ़ीर लगाया जा सकता है, उसके लिए मंजूर नज़र होना ज़रूरी है। इनकी जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई, जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ऐलान कर रहे थे, उस दिन लोगों के सामने एक वीडियो भी घूम रही थी। जी हाँ। वो वीडियो यानी कि वो जो बेनज़ीर साहबा का जो इस्तकबाल हुआ था कराची में साने कारसाज जब हुआ, तो यूट्यूब भरा पड़ा इस तरह की वीडियो भरा पड़ा है। तो वो लोग उस प्रोस्पेक्टस में भी देखते हैं कि ये अपॉइंटमेंट फिर कैसे हुई। तो ऐसे जब आप यानी कि लोगों को नवाजने के लिए, अपनों को प्यारों को आगे लाने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए, उन्हें फजीलतें सहूलतें दिलवाने के लिए आप जब ऐसे स्टेप लेते हैं तो ज़ाहिर किरदार मशकूक हो जाता है। राइट, बिल्कुल सिर्फ बढ़ते नाज़रीन नवाए वक्ती दारी की जानिब।
नाज़रीन, आज का नया वक्त इदारिया भी NRO के हवाले से है। डॉक्टर बाबर अवान का नया NRO लाने का इंदिया और सिस्टम की बका के तकाजे, क्या हुक्मरान करप्शन कल्चर का दिफा करना चाहते हैं, सवालिया निशान। और इदारे के हवाले से हम राय लेना चाहेंगे मोहतरम सईद आसी साहब से। जी सर, इसमें देखिए जी, जिस यानी कि एग्रेसिव अंदाज में बाबर अवान साहब ने इस केस को पेश किया सुप्रीम कोर्ट में, 3 दिन उन्होंने जिस तरह आंखें नचाते हुए, ज़बान के चटखारे लेते हुए उन्होंने कुछ मैसेज देने की कोशिश की अदालत उज़्मा को, जो थ्रेटनिंग एटीट्यूड था, उससे नज़र ये आता है कि हुक्मरानों को इस तरह जिस तरह वो लपेट में आ रहे हैं, ये सारे इश्यूज जो हैं, इक़्तिदार का कालीन उनके पाँव के नीचे से सिरक रहा है। अब वो शहीद बनने की कोशिश करना चाह रहे हैं और इस कोशिश में वो टकराव ले रहे हैं दोबारा अदलिया के साथ, आईनी इदारों और इसी शहादत की बिना पर वो चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि चले हमें शहीद का दर्जा मिल जाए और हम अगले इलेक्शन में। लेकिन मेरा ख्याल है अब ये बात होने वाली नहीं है। जो मलबे उन पे पड़ चुके हैं वो मलबे वो अपने ऊपर से नहीं हटा सकते किसी भी सूरत। बिल्कुल सही। इसलिए अब शहादत का दर्जा तो कम से कम उन्हें नहीं मिलेगा। मेरा ख्याल उन्हें इस्लाह करनी चाहिए, अपनी इस्लाह करके ही वो आगे कुछ अपने। अब मेमो के मामले पर देखते हैं कि उनको कौन सा दर्जा मिलता है, गाजी का या फिर कुछ और। राइट सही साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह में भी आपसे बात होगी। नाज़रीन, आखिर में फरमाने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची 27 अप्रैल सन 1948 को कायद आज़म ने खिताब फरमाया और फरमाया कि मेरी दिली तमन्ना है कि पाकिस्तानी अशिया मयार और क्वालिटी के एतबार से दुनिया की तमाम मंडियों में एक अलामत, एक नमूना और एक मिसाल की हैसियत में जानी चाहिए। खुदा करे लफ्ज़ पाकिस्तान माल की उम्दगी और मयार की अलामत बन जाए। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा। ये हमारे लिए मिशल राबिया नाज़रीन और एहतशाम रहमान के नुमाइब टुडे से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।